Hello guys, welcome back to our channel Dhriti. Today we will continue our journey to schedule of the Indian Constitution. Before we read about preamble and today I will start with the schedule of the Constitution. उससे पहले मैं आपसे थोड़े से क्वेश्चंस पूछूंगी क्योंकि हमने उससे पहले preamble पढ़ा है तो उसको थोड़ा सा रिकॉल भी करेंगे और उसके बारे में थोड़े से क्वेश्चंस पढ़ेंगे. रिकॉल मीन्स आई विल जस्ट आस्क क्वेश्चंस. तो पहला क्वेश्चन मेरा ये है, preamble टेकन फ्रॉम. हमने प्रियम्बल लिया किससे है. सेकंड, किसने प्रियम्बल को सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है. ठीक है. एंड थर्ड आई विल आस्क ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस. ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस किसने दी हैं और कब दी हैं. ठीक है. एंड व्हाट एल्स आई कैन आस्क. हाँ, कौन से वर्ड्स हैं वो दैट वर एडिड इन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ऐड हुए थे, व्हाट वर दोस वर्ड्स. दीज आर द क्वेश्चंस 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस. मैं देखती हूँ आप इनमें से कितने आंसर कर पाते हैं. प्लीज़ आंसर इन कमेंट सेक्शन. सो वी विल कंटिन्यू आवर जर्नी टू शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. लेट्स जस्ट बिगिन दिस. ओके, नॉट प्रीएम्बल, schedule of the constitution. Okay, so schedule of the Indian constitution. So why there is need to शेड्यूल बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में. ठीक है. देखो, हमें पता है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड. ठीक है, लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड है. ठीक है. जब भी हम देखते हैं इट हैज़ टू मच आर्टिकल्स, इट हैज़ मतलब इसको डिवीज़न है. तो वाई वी नीड शेड्यूल्स. ठीक है, हमें शेड्यूल्स की क्या ज़रूरत पड़ी. तो पहला हमारे पास ये क्वेश्चन आता है कि मे बी कॉन्स्टिट्यूशन बहुत लेंथी है, इतना ज़्यादा लेंथी है, तो मे बी दे नीड टू इसको एक सिस्टमेटिक तरीके से रखने के लिए दे डिवाइडेड द कॉन्स्टिट्यूशन इनटू शेड्यूल्स. ठीक है. ठीक है, सिस्टमेटिक वे, क्लियरेंस के लिए, क्लैरिटी मिले एक इंसान को कि हाँ ठीक है, ईजी टू अमेंड. अगर मुझे अमेंड करना है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कोई भी पार्ट अमेंड करना है, ठीक है, कोई भी ऐसा पार्ट अमेंड करना है, तो मैं क्या करूँगी, मैं शेड्यूल से देख के देन आई विल गो टू द आर्टिकल एंड मैं उस आर्टिकल के बारे में रीड आउट करके उसका जो भी पार्ट मुझे लगेगा कि अमेंडेबल है तो मैं उसको अमेंड करूँगी. ठीक है. देन और क्या रीज़न हो सकता है कि हम उसको शेड्यूल को जो है हम लोग शेड्यूल्स बना रहे हो. ओके, और क्या रीज़न हो सकता है हमारा. ठीक है. उसके अलावा और हमारे पास क्या रीज़न्स हो सकते हैं. हम लोग ये कर सकते हैं कि एक डिटेल इन्फॉर्मेशन को एक ही जगह पे रख पाएँ. ठीक है, कोई भी डिटेल इन्फॉर्मेशन हम उसको एक जगह पे रख पाएँ. ठीक है. फ्लेक्सिबिलिटी हो. ठीक है. जैसे कि स्टार्टिंग में हमारे पास सिर्फ 8 शेड्यूल्स थे. उसके बाद उस 8 से 12 हो गए. ठीक है. तो हमने शेड्यूल्स को बढ़ाया. ठीक है. उससे और क्या हम देखते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ आर्टिकल्स जैसे फंडामेंटल राइट्स हमने रख दिए. ठीक है. या फिर हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स है जो अमेंडेबल नहीं है. ठीक है. दीज आर इन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. अगर मैंने अभी आपको मैंने पढ़ाया नहीं है, बट आई विल टॉक अबाउट दिस इन फर्दर वीडियोस. ठीक है. फंडामेंटल राइट्स के बारे में हमने पढ़ा है. या और भी कुछ ऐसे हैं जो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, कुछ ऐसे हैं जो डिटेल्ड हैं या जो एक्स्ट्रा हैं, तो उनको डिवाइड करने के लिए, उनकी डिवीज़न के लिए हमने शेड्यूल्स क्रिएट करे और शेड्यूल्स में हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को रखा. ठीक है. तो दिस इज़ इनफ. फिर हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से. मेरे ऑब्वियसली हैंड रिटन नोट्स हैं तो आई विल स्टार्ट विद दीज. जहाँ पे मुझे लगेगा कि मुझे लिखने की नीड है तो वहाँ पे मैं आपको लिख के समझा दूँगी. ठीक है. ओके, सो वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट शेड्यूल फर्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. दिस ट्रिक टू रिमेंबर दिस कि हम पे मैंने ऑलरेडी लिख रखी है ट्रिक, टेयर्स ऑफ द ओल्ड पीएम. ठीक है. ये पुरानी है एंड बहुत इजी टू रिमेंबर है. तो टेयर्स ऑफ द ओल्ड पीएम. ठीक है. टेयर्स, ये आई विल टॉक अबाउट दिस लेटर. ठीक है. पहले हम लोग चलते हैं शेड्यूल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज़ लिस्ट ऑफ 28 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज. ठीक है. तो शेड्यूल 1 क्या कहता है, 28 स्टेट्स के बारे में कहता है और 8 यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में कहता है. ठीक है. सबको पता है पहले हमारे पास यूनियन टेरिटरीज़ कम थी. ठीक है. उसके बाद हमारे यूनियन टेरिटरीज़ को हमने ऐड करा. ठीक है. 2 यूनियन टेरिटरीज़ को ऐड करा, दैट इज़ लद्दाख और दमन एंड दीव को और दादरा नगर हवेली को हमने एक बना दिया. ठीक है.
तो शेड्यूल 1 कहता है नेम्स ऑफ द स्टेट्स एंड उनकी टेरिटरी के बारे में, ठीक है, कि वो कहाँ तक हैं, उनकी टेरिटरी कब तक है, कहाँ तक है, और यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं शेड्यूल 2 दैट इज़ द सैलरी एंड अलाउंस, ठीक है, किसकी कितनी सैलरी है, किसकी कितनी अलाउंस है, उसके बारे में। 3rd कहता है ओथ के बारे में। 4th कहता है एलोकेशन ऑफ द सीट्स इन द राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा में सीट्स कैसे एलोकेट होंगी उसके बारे में कहता है, ठीक है। 5th शेड्यूल कहता है कि गवर्नमेंट हैज़ पावर कि वो स्पेशल प्रोविजंस क्रिएट कर सकती है ST एंड SC के लिए, ठीक है, जो ST एंड SC है उनके लिए गवर्नमेंट स्पेशल प्रोविजंस क्रिएट कर सकती है। शेड्यूल 6 कहता है कि उन स्पेशल प्रोविज़न जो तुम शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए क्रिएट कर रहे हो, वहाँ पे एक स्पेशल एरिया, तुम एक स्पेशल एरिया भी कंसीडर कर सकते हो। जैसे कि हमारे पास कुछ ऐसे एरियाज़ हैं असम में, मेघालय में, त्रिपुरा में, ठीक है, वहाँ पे ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल करके एक चीज़ है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोग कह सकते हैं कि वो एक काम करती है कि उस ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में क्या होता है कि वहाँ पे जो भी है वो अपने तरीके से होता है, मतलब वहाँ के ट्राइबल एरियाज़ हैं, जो भी शेड्यूल कास्ट, बेसिकली ट्राइबल एरियाज़, वहाँ पे बहुत उन ट्राइब्स की चीज़ों को कंसिडर करके ही चीज़ें होती हैं, जो भी लॉ बनता है, जो भी चीज़ बनती है वो उनके बेसिस पे बनती है, ठीक है। तो इसमें क्या कहते हैं कि बेसिकली ये ट्राइबल एरियाज़ वही असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम के बारे में बात करते हैं कि हम इंडिजीनियस जो ट्राइबल पीपल हैं उनके राइट्स को उन रीजन्स में जहाँ पे वो पॉपुलेटेड हैं, जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा मात्रा में है, वहाँ पे हम उनके राइट्स को संभाल के रख सकें, ठीक है, उनके राइट्स को प्रिजर्व कर सकें, सेफ गार्ड कर सकें, ठीक है। उनको सेल्फ गवर्नेंस का राइट देते हैं, ठीक है, ट्राइबल कम्युनिटीज़ को, ताकि वो अपने कल्चर को, अपनी ट्रेडिशन को, अपनी लैंग्वेज को, अपने लॉज को जो है वो प्रिवेंट कर रखें, ठीक है, उसी तरीके से वो अपनी गवर्नमेंट चलाएं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं आप चाहो तो मैं लिख भी देती हूँ, ठीक है। व्हाट इज़ ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल? इट इज़ इन 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट यू नो, ठीक है। क्या होता है यहाँ पे? टू सेफ गार्ड द राइट्स, हम राइट्स को उनके सेफ गार्ड करें, ठीक है, पहला। दूसरा कि वो अपने ट्रेडिशंस को, अपने जो भी उनके कल्चर हैं, उनकी लैंग्वेज है, उसको लैंग्वेज है, ठीक है, उसको प्रिजर्व करके रखें। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसके बारे में बात होते हैं। देन हमारे पास आता है शेड्यूल 7। शेड्यूल 7 में हम लोग बात करते हैं दैट इज़ डिवीज़न ऑफ पावर बिटवीन स्टेट एंड सेंटर। स्टेट एंड सेंटर में पावर की कैसे डिवीज़न होती है? जैसे कि हमारे पास है यूनियन लिस्ट, हमारे पास है स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट एंड रेजिडुअरी पावर्स, ठीक है। रेजिडुअरी पावर्स तो पार्लियामेंट के पास होती हैं, बट यूनियन लिस्ट कि यूनियन किस किस चीज़ों पे काम करेगी। स्टेट लिस्ट, स्टेट के पास कौन सी चीज़ें हैं जिस पे वो ध्यान देगी, जिस पे वो रूल्स बना सकती है, लॉज बना सकती है और काम कर सकती है। कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है, जिसमें दोनों कर सकते हैं। तो वी हैव यूनियन में हमारे पास रेलवे है, डिफेंस है और भी हैं। स्टेट लिस्ट में पुलिस हो गया, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, कॉन्करेंट में एजुकेशन हो गई, ठीक है। देन वी हैव शेड्यूल 8। शेड्यूल 8 में वी हैव लैंग्वेजेस, ठीक है। लैंग्वेजेस ओरिजिनली पहले हमारे पास 14 लैंग्वेजेस थी, ठीक है, 14 लैंग्वेजेस थी। देन हमारे पास 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से एक लैंग्वेज ऐड होती है, दैट वाज इन 1967। उसमें हमारे पास एक लैंग्वेज ऐड होती है, दैट इज़ सिंधी, ठीक है। और 71 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 1992 में होती है, उसमें हमारे पास 3 लैंग्वेजेस ऐड होती हैं, ठीक है, दैट इज़ कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली। आई हैव रिटन हेयर 1 + 3 + 4, दिस मीन द सीक्वेंस, पहले एक ऐड हुई, देन 3, फिर 4, ठीक है। तो 1992 में हमारे पास 3 और ऐड होती हैं, और 1992 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो 2003 में होती है, उसमें हमारे पास 4 ऐड होती हैं, दैट इज़ बोडो, डोगरी, संथाली और मैथाली, ठीक है। देन हमारे पास आता है, ठीक है, हमें सबको पता है कि स्टार्टिंग में हमारे पास 8 शेड्यूल्स हुआ करते थे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आते हैं 4 और शेड्यूल्स, ठीक है, जो हम बाद में ऐड करते हैं, ठीक है। तो उसमें पहला शेड्यूल, 9th शेड्यूल जो हमारे पास आता है, दैट इज़ ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, और हमारा फर्स्ट अमेंडमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं एबॉर्शन ऑफ ज़मींदारी सिस्टम। ज़मींदारी सिस्टम को हम सबसे पहले ख़त्म करते हैं। देन हमारे पास आता है 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल में हमारे पास आता है एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है। हम लोग उसमें एंटी डिफेक्शन लॉ की बात करते हैं, ठीक है, कि डिसक्वालिफिकेशन होना ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, ठीक है। और ये 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से हमारे शेड्यूल में ऐड होता है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आता है 11, दैट इज़ पंचायती राज, कि लोकल गवर्नमेंट करनी है, हमें पंचायती राज सिस्टम बनाना है, 3 टायर गवर्नमेंट होना चाहिए, ठीक है। देन 12th में म्यूनसिपैलिटी आता है, जो 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ऐड हुआ, एंड 73rd से हमारे पास पंचायती राज आता है, ठीक है। तो द ट्रिक दैट आई वाज टॉकिंग, टेयर्स ऑफ ओल्ड PM,
ठीक है, जिसमें टेरिटरी, ई से एम्यूलमेंट्स, ठीक है, एम्यूलमेंट्स में हम लोग यही बात कर रहे थे, ठीक है, कि हमारे पास जैसे यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है कि सैलरी एंड अलाउंस क्या क्या मिल सकते हैं, ठीक है। थर्ड में, ठीक है, ए में एफर्मेशंस एंड ओथ, ठीक है। आर इज़ राज्यसभा, एस स्पेशल प्रोविजंस हम देख सकते हैं, ठीक है। देन हमारे पास टेयर्स हो गया। देन ऑफ, ओ से हमारे पास अदर ट्राइबल एरियाज आ सकते हैं। एफ से हमारे पास पावर्स कैसे डिवाइड होती हैं वो आ सकते हैं। ओ से दोबारा ऑफिशियल लैंग्वेजेस आ सकती हैं। डी से हमारे पास डिफेक्शन लॉ, नहीं सॉरी आई स्किप्ड एल, ओके। एल से हमारे पास लैंड रेवेन्यू लॉस आ सकते हैं। डी से एंटी डिफेक्शन लॉस आ सकता है। पी से पंचायती राज एंड एम से म्यूनसिपैलिटी आ सकती है। दिस इज़ हाउ इट गोज, आप एक बार देख सकते हैं, ठीक है। देन वी हैव आर्टिकल्स, ठीक है, ओके। आर्टिकल 1 to 4, बट इंक्लूड इन आर्टिकल 1 to 4 पार्ट 1 में आता है, ठीक है, यूनियन ऑफ इट्स टेरिटरीज, ठीक है। हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 1, आपको सबको पता है इंडिया दैट इज़ भारत में हम लोग इसकी बात करते हैं। आर्टिकल 1 में हम लोग बात करते हैं इंडिया की यूनियन और उसकी टेरिटरी के बारे में, ठीक है। देन आता है आर्टिकल 2, ठीक है, एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स विच आर नॉट एग्जिस्टिंग पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। सिंपल मेजोरिटी से हम उनमें ऐड कर लेते हैं, ठीक है, कि कैसे हम न्यू स्टेट्स को अपने साथ ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। देन हमारे पास आता है आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 में पार्लियामेंट के पास पावर होती है कि वो इंडिया की जो एग्जिस्टेंस स्टेट है उनकी बाउंड्रीज़ को अल्टर कर सके, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है अल्टर द नेम्स, अल्टर द एरियाज टू मेक न्यू चेंजेस, न्यू स्टेट्स बना सकते हैं, न्यू स्टेट्स को मर्ज कर सकते हैं, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं एरिया को, ठीक है। दिस इज़ अ पावर टू द पार्लियामेंट। What is Article 4? Article 4 talks about laws made under Article 2 and Article 3 are not constitutional amendments, ठीक है, उनको आप constitutionally amend नहीं कर सकते, ठीक है। इसका रिजल्ट क्या होता है? 1948 में क्या होता है, एक एस्केदर कमेटी बनती है, ठीक है, और एक जीवीपी कमेटी बनती है जिसमें वो कहते हैं कि स्टेट्स जो है वो लैंग्वेजेस के बेसिस पर नहीं बननी चाहिए, ठीक है। उस टाइम पे यही होता है कि लैंग्वेज, उससे पहले भी जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा होता है उस टाइम पे भी इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि स्टेट्स जो है वो लैंग्वेज के बेसिस पे ना बने, ठीक है। बट हमें सबको पता है ये आंध्र प्रदेश में क्या होता है कि पोती सीतारमन एक प्रोमिनेंट फिगर होते हैं, वो हंगर स्ट्राइक पे जाते हैं और वो डेथ हो जाती है उनकी, ठीक है, जिसका रिजल्ट क्या होता है, फर्स्ट हमारे पास लैंग्वेज स्टेट बनती है जिसका नाम है आंध्र प्रदेश, ठीक है, और सबसे पहले ये बनकर आती है। देन उसके बाद हमारे पास क्या होता है, अनदर कमीशन बनती है, उसके बाद दोबारा एक कमीशन बनती है, दैट इज़ फैज़ल अली कमीशन। फैज़ल अली कमीशन बनती है 1953 और 54 के बीच में, और उसका रिजल्ट क्या होता है, वो यही कहती है, सेम चीज़ कहती है कि स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट बनाती है। वो कहती है कि हाँ ठीक है, तो जो फैज़ल अली कमीशन है वो कहता है कि ठीक है, यू कैन क्रिएट स्टेट्स। तो उसके लिए क्या होता है, एक लॉ आता है, दैट इज़ स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट आता है, जिसके मुताबिक 14 स्टेट्स और 6 यूटीज़ बनती हैं, ठीक है, मतलब दोबारा रीऑर्गेनाइज होती हैं स्टेट्स एंड यूटीज़, और दोबारा से कुछ स्टेट्स या कुछ यूटीज़ बनते हैं, ठीक है। नाउ आर्टिकल 2A, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल्दो अभी काम में नहीं है, बट दिस शोज़ अस द स्टोरी ऑफ सिक्किम, कि सिक्किम कैसे बनता है, ठीक है। तो मैं आपको एक अलग से पेज पे समझाती हूँ कि इट्स वेरी ऑब्वियस कि मैं आपको थोड़ा सा अलग से पेज पे समझाऊँ, है ना, ठीक है। तो वी विल राइट अबाउट सिक्किम। तो सिक्किम के साथ क्या होता है, ठीक है। सिक्किम क्या होता है, स्टार्टिंग में सिक्किम को मोनार्क रूल कर रहे होते हैं, ठीक है। मोनार्की से सिक्किम जो है वो रूल हो रहा होता है, और उस टाइम पे सिक्किम में, ठीक है, मोनार्की से जो है सिक्किम रूल कर रहा होता है। चोग्याल जो है वो उस टाइम पे रूल कर रहे होते हैं, ठीक है। कौन रूल कर रहा है सिक्किम को, चोग्याल, ठीक है। चोग्याल जो है वो सिक्किम को रूल कर रहे हैं, है ना। एंड उस टाइम पे क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि सिक्किम जो है मोनार्की के अंडर है, और सिक्किम जो है उसके पास एक स्पेशल प्रोटेक्टोरेट स्टेटस है, ठीक है। क्या है सिक्किम के पास, एक स्पेलिंग, ठीक है, प्रोटेक्टोरेट स्टेटस है, ठीक है, प्रोटेक्टोरेट स्टेटस है सिक्किम के पास, ठीक है। जब इंडिया का 1947 में जब इंडिया के साथ इंडिया इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है, तो आफ्टर इंडियाज़ इंडिपेंडेंस 1947 के बाद सिक्किम के पास एक प्रोटेक्टोरेट स्टेटस है। व्हाट डज इट मीन, दैट इज़ व्हाट आर्टिकल
2A सेज कि हम सिक्किम को कम्युनिकेशन में हेल्प कर सकते हैं, हम सिक्किम को एक्सटर्नल अफेयर्स में हेल्प कर सकते हैं, हम उसको डिफेंस में हेल्प कर सकते हैं, ठीक है, हम इन सब चीज़ों में सिक्किम को हेल्प कर सकते हैं। बट दिस इज़ नॉट फुली पार्ट ऑफ इंडिया, ये एक तरह से पूरा इंडिया का पार्ट नहीं है, हम बस सिक्किम को एक तरह से नॉर्मली हेल्प कर सकते हैं कि यस इन सब चीज़ों में, ठीक है। बट जो लोग थे सिक्किम के, दे वर वेरी अनहैप्पी विद द मोनार्की, क्योंकि उनके साथ में, उनके नेबरहुड में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के बाद डेमोक्रेसी आई है। दे आर लुकिंग कि पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड डेमोक्रेसी के लिए लड़ रहा है, ठीक है, फ्रीडम के लिए लड़ रहा है, लिबर्टी, इक्वालिटी जैसी चीज़ों के ऊपर बात हो रही है, एंड सिक्किम इज़ स्टिल इन मोनार्की। तो पीपल वर वेरी अनहैप्पी, उनको सही नहीं लग रहा था कि वो मोनार्की के अंडर है और डेमोक्रेसी उनके पास नहीं है, जबकि इंडिया जो उनका एक बहुत अच्छा दोस्त है, क्लोज टाई है, उसके साथ उसके पास डेमोक्रेसी आ गई है एंड इट गॉट इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो क्या होता है कि 1950 में, आपको बताती हूँ, 1950 में इंडो सिक्किम एक ट्रीटी साइन होती है, ठीक है, एक इंडो सिक्किम ट्रीटी साइन होती है जिसके मुताबिक क्या होगा कि इंडिया जो है प्रोटेक्टोरेट होगा सिक्किम का, ठीक है, किंग जो है वो रूल करेंगे सिक्किम पे, बट उसका जो डिफेंस है, उसका एक्सटर्नल अफेयर है, उसका कम्युनिकेशन है, वो कौन रूल करेगा, वो इंडिया जो है वो हैंडल करेगा, ठीक है। 1973 में क्या होता है, सिक्किम में आता है पॉलिटिकल क्राइसिस, ठीक है। पॉलिटिकल क्राइसिस की ऑब्वियसली पीपल वर वेरी अनहैप्पी विद द मोनार्की और किंग, तो दे वर डिमांडिंग समथिंग एल्स, ठीक है। तो क्या होता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल क्राइसिस आते हैं, ठीक है, और सिक्किम की जो असेंबली है वो एक रिजोल्यूशन पास करती है। 1974 में एक रिजोल्यूशन पास होता है सिक्किम के द्वारा, ठीक है, सिक्किम की असेंबली है उनके द्वारा, वो एक इलेक्टेड असेंबली है, ठीक है। उस रिजोल्यूशन के मुताबिक, ठीक है, वो ये कहते हैं कि वो इंडिया का एक एसोसिएशन बनना चाहते हैं, मतलब इंडिया का एसोसिएट स्टेट बनना चाहते हैं, ठीक है ना। व्हाट इंडिया विल डू, अब इसके लिए इंडिया क्या करेगा, इंडिया ने क्या करा, अपने यहाँ पे 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करी, ठीक है। 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के मुताबिक सिक्किम को इंडिया ने अपना एसोसिएटेड स्टेट बना दिया, ठीक है। सिक्किम जो है वो इंडिया का एक एसोसिएटेड स्टेट बन जाता है। स्टिल सिक्किम जो है उसको स्टेटहुड नहीं मिला है, ठीक है, नॉट स्टेटहुड, ठीक है, एक एसोसिएटेड स्टेट है बट नॉट द स्टेटहुड। नाउ 1975 में क्या होता है, दिस इज़ द, ठीक है, ये हमारे पास 1974 की बात है। 1975 में क्या होता है, रिफरेंडम होता है, ठीक है, एक प्लेबिसाइट होता है, ठीक है, जिसमें सब लोग जो है वो क्या करते हैं, वो वोट करते हैं कि मोनार्की को अबॉलिश किया जाए और हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी लाई जाए, ठीक है। एक प्लेबिसाइट होता है जिसमें 97, ठीक है, हम देखें 97% ऑफ द पीपल वोट करते हैं कि मोनार्की को ख़त्म कर दिया जाए और वो इंडिया के साथ ज्वाइन होना चाहते हैं, ठीक है। वो नहीं होता कि तुम्हें सहारा दे दिया एंड नाउ यू वांट कि हाँ यही हमारी केयर करे, एज इंडिया को एज ए केयर टेकर रखा हुआ था, नाउ दे वांट कि हाँ दिस इज़ द बेस्ट, कि ये अच्छा हमारा अच्छा कर रहा है, हमारे लिए अच्छा कर रहा है, तो हम इसी के साथ रहना चाहते हैं। दिस इज़ व्हाट सिक्किम डिड एट द टाइम, ठीक है। तो वहाँ से रिमूव करा, चौग्याल को वहाँ से हटाया गया और 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाई गई, ठीक है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आती है, जिसके मुताबिक क्या करते हैं, पार्लियामेंट, इंडियन पार्लियामेंट एक अमेंडमेंट को पास करती है जिससे सिक्किम को ऑफिशियली इंडिया का स्टेट बनाया जाता है 1975 में, ठीक है। सो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ सिक्किम, ठीक है। नाउ विल टेक यू बैक टू द सिक्किम, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। 22A के मुताबिक हमारे पास कुछ इंडिया का सिक्किम 1950 में प्रोटेक्टोरेट स्टेट था, ठीक है। फिर 1974 में वो एक एसोसिएटेड स्टेट बन गया। देन जितनी भी मतलब कंडीशन शेड्यूल 10 में लिखी होती हैं उसके मुताबिक इंडिया जो है उन चीज़ों में सिक्किम को हेल्प करेगा। देन 35th अमेंडमेंट एक्ट आता है, देन 36th अमेंडमेंट एक्ट आता है जिसमें सिक्किम को इंडिया का कम्प्लीटली पार्ट बना दिया जाता है, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट द सिक्किम स्टोरी एंड पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें अब आर्टिकल 1 से लेके 4 तक करा है। सेकेंड हम पार्ट 2 करेंगे कल, क्योंकि सिटीजनशिप इज़ अ वेरी लॉन्ग, इसमें हमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो उसके लिए हम बाद में करेंगे। टिल देन यू प्लीज़ आप थोड़ा सा अपडेटेड रहिए और हमारे साथ रहिए। वी विल कंटिन्यू आवर जर्नी टू अनदर वीडियोज़। थैंक यू।